नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर थे। वहां पर उनका छात्रों से मिलने का कार्यक्रम था। दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में वो पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। पहले तो उस कार्यक्रम को अनुमति ही नहीं दी गई थी। पुलिस लगा दी गई, राहुल को रोकने की कोशिश की गई। तब राहुल ने साफ तौर पर चैलेंज करते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार और बीजेपी में दम है तो रोक के दिखाए। और फिर आखिर में राहुल गांधी पहुंचे। उन्होंने छात्रों से बात की, उनकी समस्याएं जानी। इसके बाद और भी कार्यक्रम उनके छात्रों के साथ न्याय संवाद का कार्यक्रम था। इसके बाद उन्होंने फुले फिल्म भी देखी। तो कल पूरा दिन बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां बनी रही और कल बिहार में राहुल गांधी के जाने से जो माहौल बना वो काफी जबरदस्त माहौल था। लेकिन इन सब से बीजेपी इतना बौखला उठी कि पहले तो परमिशन नहीं दी गई राहुल के कार्यक्रम की, और अब खबर है कि राहुल गांधी पर वहां के प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वो भी एक नहीं, दो एफआईआर। और केवल राहुल गांधी के ही नहीं बल्कि कांग्रेस के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वहीं पर दूसरी ओर राहुल गांधी अभी भी बीजेपी और सरकार को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि ये मेरे लिए मेडल है, ये जो एफआईआर हो रही है वो सब मेरे लिए मेडल है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऊपर तो न जाने कितनी एफआईआर पहले भी दर्ज हो चुकी है। यहाँ पर जो ये करने की कोशिश की जा रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। कभी तो रोजगार मांगने वाले छात्रों को लाठियों से पिटवाया जाता है और उनकी आवाज उठाने वाले लोगों पर मुकदमा ही ठोक देते हैं। तो आखिरकार इसके सियासी मायने क्या है और इसका क्या नुकसान बीजेपी को हो सकता है, नीतीश कुमार को हो सकता है, या क्या फायदा कांग्रेस को हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो दूसरी खबर है, क्योंकि जो मंत्री हैं विजय शाह, आप जानते हैं कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर किस तरह की टिप्पणी की थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका अब दाखिल कर दी गई है। जो उन पर उन्होंने विवादित बयान दिया था, उनको पद से हटाने के लिए याचिका दायर की गई है। इस पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कृष्णस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं राहुल गांधी की ही खबर की चर्चा करूंगी। जिस तरह से कल पूरे दिन लाइमलाइट में रहे और पूरा दिन इसी की चर्चा होती रही कि आखिरकार राहुल गांधी को क्यों छात्रों से मिलने से रोका गया और क्यों उन पर एफआईआर दर्ज की गई। तो खबर है कि दरभंगा दौरे पर आए राहुल गांधी पर क्यों दर्ज हुई एफआईआर। कानूनी पचड़े में आए 100 से अधिक कांग्रेसी नेता। तो यहाँ पर 100 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। और अब सर सवाल यही उठता है, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के पीछे की वजह ये बताई है कि राहुल गांधी ने बिना अनुमति के अंबेडकर हॉस्टल में बैठक की और ऐसा करके उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। तो क्या सर दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के छात्रों से बात करना क्या संविधान के खिलाफ है या कानून का उल्लंघन है? क्या उनसे उनकी शिक्षा, उनकी भर्ती, उनकी परीक्षाओं, नौकरियों के बारे में बात करना पाप है या कानून का उल्लंघन है? क्या आपको लगता है क्यों ऐसी एफआईआर दर्ज की गई? जय संविधान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही बार में दो चीजें अपनी सिद्ध कर दी और जनता को यह समझने का अवसर दे दिया। जब आपने दोनों प्रकरणों की आपस में बात की, विजय शाह और राहुल गांधी, वो ये चाहते हैं कि अगर आप सेना का अपमान करें, सेना के अधिकारियों को गालियां दें, तो कोई बात नहीं, एफआईआर लिखने में देर हो जाएगी, उन्हें पद से नहीं हटाया जाएगा, उनको एफआईआर लिखने में देर की जाएगी और एफआईआर भी ऐसे लिखाई जाएगी जिससे उन्हें बेल मिल जाए। भाई, हाईकोर्ट के सामने जब ये पेश हुआ कि एफआईआर क्या लिखाई गई, हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की और ये कहा कि ये तो एफआईआर नहीं है जो होनी चाहिए। इसका माने एक उदाहरण तो आपके सामने है विजय शाह का कि भाई मुसलमानों को गाली दो और मुसलमानों को गाली देते देते आप इंडियन डिफेंस फोर्सेस को और सेना को गाली दे दो। अच्छा, अब मेरे को जिज्ञासा हुई, भाई मैंने ये सोचा कि ये जो कर्नल हैं इनके बारे में पता चलाया जाए। तो पता ये चला, निधि तुमको भी शायद पता चल गया होगा और आपके दर्शक श्रोताओं को भी पता होना चाहिए, इस बिटिया की परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी। 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ी थी। अब सोचिए क्या खानदान है, ये क्या परिवार है। और इनके पति भी एयरफोर्स में हैं, इनके परिवार में ज्यादातर लोग सेना में और अधिकारी एयरफोर्स में हैं, इनके बच्चे भी एयरफोर्स और आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये वो परिवार है। इसका मतलब यह है, आप अशफाक उल्लाह खां के, आप ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोगों को केवल इसलिए जलील करेंगे और उसमें यह भी ध्यान नहीं रखेंगे कि ये वो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं
जिनको भारत सरकार ने चूज किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपने मन से नहीं आई हैं। ये अपने मन से आके नहीं बैठी थी, इनको मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया था कि इनको पेश किया जाए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और बड़ी वीरांगना और इनके परिवार के जानने के बाद लोगों को ये लग रहा है कि अपने हिंदू मुसलमान नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस स्तर तक आगे जा सकती है। अच्छा, विजय शाह पे अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। जो वहां के मुख्यमंत्री उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी दिन हो सकता है आपको ये सूचना मिल जाए कि उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। जैसे रमेश भिदोड़ी ने जिस प्रकार से गालियां दी एक समुदाय को, उन्हें राजस्थान का एक क्षेत्र का प्रभारी बना दिया गया। कपिल मिश्रा ने गालियां दी, खुलेआम गालियां दी, एफआईआर होनी चाहिए थी, जेल के अंदर जाना चाहिए था। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, लेकिन जिस प्रकार का सहयोग इस बिटिया को मिला पूरे देश के अंदर, निधि आज आप सर्वे करवा लो, एक सर्वे में ऑनलाइन सर्वे देख रहा था, उसमें यह था कि आज के तारीख में ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसकी पॉपुलैरिटी क्या है। 54% पे राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी थी और 37% पे इस बिटिया की पॉपुलैरिटी थी। मोदी जी की पॉपुलैरिटी केवल 17% थी। इसका माने ये महिला कर्नल जिसको कोई जानता नहीं था, आज पूरे विश्व के लोग इसको जानने लगे हैं। और ये विश्व में जो भारत सरकार का एक अच्छा कदम था, मैं मानता हूं ये भारत सरकार का अच्छा कदम था कि भारत सरकार ने एक मुस्लिम महिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा के हमारे हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाया। और जो विक्रम मिश्री साहब ने कहा था कि जो पाकिस्तान का डिजाइन था हमारे देश को अंदर से कमजोर करने का, ये सोची समझी रणनीति थी कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाया गया, जिसको विजय शाह ने पूरी तरह से हमारे देश के इथॉस को तोड़ दिया। केवल अपने चुनाव बिहार के अंदर हिंदू मुसलमान नैरेटिव 80-20, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, उसको बढ़ाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी क्रिएट कर दी। जो इनका कट्टर समुदाय है, जो मुसलमानों को देखना पसंद नहीं करता है, वो ये युद्ध विराम 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर युद्ध विराम होने का मतलब क्या है, ये शॉर्टेस्ट। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब अभी तक हमको नहीं मिला कि पुलवामा के अंदर क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, पहलगांव के अंदर क्यों, कैसे, कहां हुआ था। हमें यह भी नहीं पता चला कि जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनको सरकार ने क्या सहयोग दिया। हमको यह भी नहीं पता चला पुंछ राजौरी में जिनके घर टूटे थे उनको सरकार ने क्या सहायता दी। वो तो बेचारे अपने परिवारजनों को खो दिया उन्होंने, उनके मकान टूट गए और ये सरकार चुप रही। यहां पे जो सर्वदलीय बैठक हुई इसमें प्रधानमंत्री महोदय नहीं पहुंचे, लेकिन जब ये खत्म हो गया उसके बाद जाके उन्होंने श्रेय लेने के लिए वहां पे अपना आर्मी एयरफोर्स की ड्रेस पहन के अपनी फोटो खिंचानी। और 14 कैमरामैन थे, लोग बता रहे हैं 14 कैमरामैन थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री के डिफरेंट एंगल से फोटो खींचने के लिए। और S-200 पीछे लगा हुआ था, जिससे देख के पता चले S-200। और S-200 के बारे में पता चला है, S-200 बनाने वाली कंपनी से भी पीएम केयर फंड में पैसा खाया गया। ये सूचना है सोशल मीडिया की, अखिल स्वामी नहीं कह रहा है। लेकिन अगर पीएम केयर फंड का पता चल जाए, आर्म्स एम्युनिशन खरीदने में भी पीएम केयर फंड में और चुनावी बॉन्ड में कितना पैसा लगा, इसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग कसम खाई हुई है। उनका बेटा जो राजनीति में भी नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा, ये कह रहा है भारतवासियों से कि भैया मेरे बाप ने युद्ध विराम कराया, तुम्हारे नेता ने कुछ नहीं कराया है। इस प्रकार की मजाक उड़ रही है। तुर्की कह रहा है कि भारत हमारा मित्र जरूर है, लेकिन हमारा भाई तो पाकिस्तान है। पूरे विश्व में जहां कह रहे थे डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, भक्तों के पास जब हर जगह हार जाते थे, जब इनको महंगाई का जवाब नहीं था, इनके पास किसी चीज का जवाब नहीं था, केवल एक बात कहते थे, मोदी जी का डंका बज रहा है। भैया एक देश बता दो पूरे विश्व के अंदर, सूरीनाम को और मॉरिशस को छोड़कर, जहां भारतीय 70% लोग रहते हैं, इसके अलावा एक देश बता दो जो भारतवर्ष के साथ। आज फ्रांस ने जो राफेल हमने लिया है उसका कोडवर्ड बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा वो कोड नहीं बताएंगे जिससे न्यूक्लियर वेपन को राफेल में आप लोड कर सकें। ये है आपकी स्थिति। जो तिगुने दाम पे आपने राफेल खरीदा, उसका उपयोग आप न्यूक्लियर वेपन्स के लिए नहीं कर सकते। 5 दिन हो गए हैं कि न्यूक्लियर लीकेज हो गया, न्यूक्लियर लीकेज हो गया। अभी तक ये सूचना हमको नहीं मिली कि पाकिस्तान के अंदर एक भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से या न्यूक्लियर लीकेज से एक भी डेथ हुई है। तो ये जो माहौल बनाया था गोदी मीडिया ने, हमने रौंद दिया, हमने रौंद दिया,
अब देश की जनता ये पूछ रही है, भैया तुमने सब कुछ अगर रौन दिया था, उनकी सारी एयरफील्ड खत्म कर दी थी, तो पीएको को क्यों नहीं लिया? इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री पे आरोप लगाते हो। अगर इतना तुम आगे बढ़ गए थे तो पीओके लेके ही वापस आते तो बेहतर होता। तो न भक्त इनके साथ है, ना जो चीजों को समझते हैं वो इनके साथ हैं। और जिस प्रकार से ये इन्होंने किया है, और ये विजय शाह पे एक्शन न लेके राहुल गांधी पे जिस प्रकार से केवल इस बात पे एक्शन ले रहे हैं कि वो दलितों से, छात्रों से मिलने का उसने प्रयास किया, परमिशन थी उसके पास, राहुल गांधी के पास परमिशन थी, लास्ट मोमेंट पे उस परमिशन को कैंसिल करके परमिशन दूसरी जगह दी गई जिससे वहां भीड़ इकट्ठी ना हो पाए, और तब ये दिखाया जा सके गोदी मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी के मीटिंग में लोग नहीं पहुंचे। भाई देखिए, हम तो राहुल गांधी से 6 महीने पहले से निधि कह रहे हैं, आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, राहुल गांधी हैज टू बिकम ए स्ट्रीट फाइटर। अब ये ट्वीट करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इससे काम नहीं चलने वाला है। जनता के बीच में जाइए, राहुल गांधी ने वो करके दिखा दिया। मुझे तो याद आ गया इंदिरा गांधी जब बेलछी गई थी, हाथी पे चढ़ गई थी, पानी भरा हुआ था, जीप अंदर जा नहीं सकती थी, हाथी पे चढ़ के गई थी और चुनाव का माहौल पूरा बदल गया था। तो अगर दलितों से मिलना, उनसे बात करना, उनकी व्यथा समझना, और जब प्रशासन गया वहां पर अंबेडकर हॉस्टल में और छात्रों से कहा कि 140 धारा लगी हुई है, आप लोग यहाँ मत इकट्ठे होइए वरना एफआईआर लिखाएंगे, उन्होंने कहा एफआईआर लिखानी है, अरेस्ट कर लीजिए, हम तो राहुल गांधी से मिलके ही जाएंगे। राहुल गांधी ने सबको चैलेंज करते हुए वहां पहुंचे, और ये वीरता का भाव और ये अपने छात्रों और युवाओं के साथ संघर्ष करने की उनकी जो कर्मठता है, ये मेरे ख्याल से आज के युवा वर्ग को पसंद आएगी। कि युवा वर्ग, जब मैं भी युवा था मुझे भी ऐसे लोग पसंद आते थे जो जुझारू हों, और ये जुझारूपन जो राहुल गांधी ने दिखाया, हम इसकी कामना कर रहे थे, और आज ये दिखाई पड़ा, इंदिरा गांधी का रूप वो राहुल गांधी में दिखाई पड़ा जो हमें मोदी जी में दिखाई नहीं पड़ा जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ। बिल्कुल सर, और राहुल गांधी को इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, आप एफआईआर कर लीजिए चाहे जितनी। और इस एफआईआर को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, उनका छोटा सा बयान मैं सुनाती हूँ। केस कर दिया गया सर, क्या आप पे फाइल भी कर दिया? हाँ, मैंने उनसे कहा देखिए आप रोकना चाहते हैं रोक दीजिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने रोका नहीं, मैं चला गया। तो वो तो केस तो लगाए हैं, 30-32 केस है मेरे ऊपर। इलेक्शन है सर, जवाब मिलेगा। मेडल है ये सब मेरे। तो सर राहुल गांधी का कहना है कि ये सब मेरे लिए मेडल है, वो तो 30-32 मुकदमे कर चुके हैं। और लेकिन सर सवाल यही है कि जो बिहार की सरकार है, छात्रों का भविष्य तबाह करने पर तुली हुई है, और जो सरकार है वो छात्रों के लिए गंभीर तो बिल्कुल है ही नहीं। उनको उनके हाल पर छात्रों को छोड़ दिया गया है। उनसे कोई बातचीत करने जाए, उनकी समस्याएं सुनने जाए तो उसमें भी इन लोग को इतनी समस्या है। आखिरकार इस चीज का, पहले तो ये बहुत ही खराब चीज है, ये अलग चीज है, पर इसका चुनावों में कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये मेरे को लगता है नीतीश कुमार ने एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जितना ज्यादा वो प्रताड़ित हो रहे हैं और जितना ज्यादा उन्हें भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के पैर के नीचे से जमीन खिसकाने का एक नीतीश कुमार का षड्यंत्र है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर राहुल गांधी जाते, उनको अपोज न किया जाता, मीटिंग अटेंड करते, कुछ प्रेस वाले पहुंचते, कवरेज होता, गोदी मीडिया न करता कवरेज, लेकिन आज के तारीख में जो पूरा डिबेट है, जो नैरेटिव है, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो गया। आप सारे यूट्यूबर्स को देखिए, आज के तारीख में राष्ट्रपति ने जो सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी है वो आउट ऑफ फोकस हो गई है, बाकी सारी चीजें आउट ऑफ फोकस हो गई। आज सारे लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी की गलती क्या है? राहुल गांधी की गलती केवल ये है, और कौन उन्हें रोक रहा है, कौन परमिशन वापस ले रहा है? एक ऐसा अधिकारी जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी, जो बहुत छोटे स्तर का अधिकारी, वो कमिश्नर का लेटर होता, चीफ सेक्रेटरी का लेटर होता, कोई कारण बताया जाता। भाई, अगर हरिजन दलित छात्रों से मिलकर, और ये राहुल गांधी ने कहा उन छात्रों के साथ बैठ के, उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी, आपकी ये इच्छाएं हैं और जिस प्रकार के आपके साथ होता है इसको हम बदल देंगे और बिल्कुल आपकी स्थिति को बदल देंगे। तो आज के तारीख में उन्होंने उस वर्ग को, जिस वर्ग को उपेक्षित रखा गया है, जिनको उनके अधिकार नहीं दिए गए, उनके लिए संघर्ष करने के लिए आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी दिख रहा है और जो फाइट कर रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस वर्ग को बिलोंग नहीं करता है जिस वर्ग के लिए वो फाइट कर रहा है, वो सामाजिक चेतना, सामाजिक बराबरी और सब लोगों के लिए बराबरी के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसा ही नेता हमें पसंद हो, जिसकी अपनी धर्म जाति क्या है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो वंचित है, जो उपेक्षित है, जिसे उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उस अधिकार को दिलाने के लिए वो संघर्ष करे।
आज एक बिटिया के ऊपर, एक कर्नल की बड़ी सीनियर बिटिया जिस और उसके जो दूसरी महिला वहां बैठी थी जो एयरफोर्स की थी, उनके पति भी एयरफोर्स ऑफिसर हैं। ये सब लोग बड़े अच्छी तरह से छांटे गए थे और ये दिखाने के लिए भारतवर्ष के अंदर कितनी मजबूत एकता है। इन्होंने विक्रम मिश्री साहब को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने दोनों बेटियों को भी नहीं छोड़ा। ये हर तरह से वो काम कर रहे हैं जो भारत के इतिहास के खिलाफ है। और मैं भारत की जनता को बधाई देता हूं, पूरी देश की जनता को बधाई देता हूं, जिस वीरता के साथ पूरा हिंदुस्तान सेना के साथ खड़ा रहा, मोदी जी के साथ खड़ा रहा, लेकिन मोदी जी खुद नहीं खड़े रहे। उस समय आज के तारीख में राहुल गांधी पे जो ये हो रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी अपने कफन में खुद कील ठोक रही है। इस प्रकार दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले राहुल गांधी पे एफआईआर करने का मतलब, जो राहुल गांधी ने कहा ये मेरे पदक है, ये बिल्कुल सही बात है, ये पदक है। और भगवान करे सब समाज ये समझे कौन आपके लिए संघर्ष करने वाला है, कौन चुनाव के लिए आपकी भावनाओं का उपयोग करने वाला है।